जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर है जी हमारा 49। आज के लेक्चर में एक तो होम असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे और होम असाइनमेंट के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, चैप्टर 9। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए जी। क्या पॉइंट नंबर 5 है क्या? अच्छा, उसमें दो पॉइंट्स लिखे हैं एडिशनल या रिक्वायर्ड वाले लिस्ट में। एक सब्सिक्वेंट इवेंट वाला पॉइंट है, एक है रिप्रेजेंटेशन लेटर वाला। इसका एक बेसिक कंसेप्ट है, एक एडवांस है। बेसिक कंसेप्ट अभी बता रहा हूँ, एडवांस बाद में बताऊंगा चैप्टर 20 में। क्योंकि अगर आप चैप्टर 20 देखें तो चैप्टर 20 बेसिकली इन दोनों कंसेप्ट्स को ही डिटेल में डिस्कस कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन लेटर को भी और सब्सिक्वेंट इवेंट्स को भी। ठीक है, अगर आपने पहले नहीं देखा तो एक दफा देख लें ताकि तसल्ली हो जाए कि ये दोनों टॉपिक्स हमने फ्यूचर में पढ़ने हैं डिटेल के साथ। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आपको क्या बता रहा हूं कि ऑडिटर ये कह रहा है, मैनेजमेंट लेटर, ऑडिटर इंगेजमेंट लेटर के जरिए मैनेजमेंट से कह रहा है कि स्टार्ट में ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने, ये दरमियान में से स्किप हो रही है वो, स्टार्ट में ही मैं बता देना चाहता हूं कि आपने मुझे इंगेजमेंट लेटर में एग्री कीजिए कि जब ऑडिट का एंड आएगा आप मुझे सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में भी बताएंगे कि कितने सब्सिक्वेंट। हालांकि ऑडिटर खुद भी सर्च करता है, ऑडिटर खुद भी सर्च करता है, लेकिन उसके साथ साथ आप भी उस मुझे बताएंगे। और फिर रिप्रेजेंटेशन में पास कीजिएगा जी। तो हमें वो ये बता रहा है, ऑडिटर इंगेजमेंट लेटर के जरिए ये कह रहा है कि जब एंड ऑफ द ऑडिट आएगा आपने मुझे रिप्रेजेंटेशन लेटर भी देना है और आपने मुझे सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में भी बताना है जो इनकर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये हम उनको पक्का कर रहे हैं। हालांकि वैसे मैनेजमेंट की बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब उन्होंने हमें चैप्टर 2 में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा कि हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उसमें रिप्रेजेंटेशन लेटर भी शामिल था, उसमें सब्सिक्वेंट इवेंट की इंफॉर्मेशन भी शामिल थी। लेकिन ये चूंकि ज्यादा अहम चीजें होती हैं तो हम इनको थोड़ा जोर देके इंगेजमेंट लेटर में जिक्र कर देते हैं, ताकि मैनेजमेंट ने अगर ना करनी है ना तो भी कर दे, ये ना ऑडिट के एंड पे ना करे, फिर वो स्कोप लिमिटेशन है, वो डिस्क्लेमर ऑफ विड्रॉल की तरफ जाना पड़ता है हमें, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम उन्हें कहते हैं भाईजान अगर इसमें इतराज है तो भी बता दें, इसलिए लिख देना चाहिए। क्लियर जी? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट का मतलब बाद में बताऊंगा जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब हम होम असाइनमेंट की तरफ। क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन 3। सर ये क्वेश्चन जी जी पूछिए मेरे भाई। सर एंगेजमेंट लेटर देना पॉइंट नंबर 5 है, कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर, तो जिसमें सर वो एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट ऑफ रिपोर्ट को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। जी जी सर कंटेंट ऑफ रिपोर्ट तो चले समझ आती है कि हम उन्हें कल ही प्रिपेयर बता दें कि हम इसका लिखेंगे, हम किसी का ये सब कुछ ये तो साइड पे हो गया। ठीक है, सर लेकिन एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑडिट से पहले सर पर्टिकुलरली और नेसेसरी या लिखा हुआ है मेंशन करना। देखिए फॉर्म मैं समझ, फॉर्म का मतलब यह है एक्सपेक्टेड, उसने रिक्वायर्ड वाले कंटेंट्स में लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। स्टूडेंट ने कहा सर मुझे कंटेंट समझ आ गया, फॉर्म का मतलब क्या है? फॉर्म का मतलब यह है, देखें ऑडिट रिपोर्ट के डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। एक फॉर्मेट हमें दिया है आईएसएस ने, एक फॉर्मेट हमें दिया हुआ है कंपनीज एक्ट ने। तो किसी ऑडिट में हम आईएसए वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, किसी में कंपनीज एक्ट। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट हो तो कंपनीज एक्ट वाला फॉर्मेट यूज किया जाता है जिसमें वो 4 एडिशनल ओपिनियन आते हैं, याद है ना। और अगर आईएसए, अगर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट हो तो फिर हम आईएसए वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं। तो ये हम स्टार्ट में उन्हें बता देते हैं कि भाईजान रिपोर्ट जो आपको दी जाएगी वो किस फॉर्मेट में दी जाएगी। ठीक है जी। एक्सपेक्टेड फॉर्म जिसमें आपने कहा था हम लिख देंगे कि इस बार मॉडिफाइड ओपिनियन होगा या ये। हाँ जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, इससे मुराद कलेक्टिवली यही है कि आईएसए की रिपोर्ट होगी कि कंपनीज एक्ट वाली, और उसके अंदर हमारे ख्याल में क्या क्या चीजें मॉडिफिकेशन इंक्लूड हो सकती है, अगर कोई हो सकती है। जैसे मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बता देंगे, एमसीक्यू मैटर हो उधर मैटर हो वो बता देंगे। ऑडिट से ताल्लुक नहीं है कि जनरल स्टेटमेंट है मेरे भाई ऑडिट से ताल्लुक क्यों नहीं प्यारे भाई, हम इस पॉइंट में क्लाइंट को ये बता रहे हैं कि जब एंड पे हम आपको रिपोर्ट देंगे वो किस शक्लो सूरत की होगी, वो शक्लो सूरत उसे बता रहे हैं भाई ये फॉर्मेट है, इस तरह की होगी रिपोर्ट। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब आते हैं हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर 1, ये चैप्टर 8 है, वॉल्यूम 1। क्वेश्चन 3, डिस्कस द ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन व्हेन ए क्लाइंट रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। कोर्स ऑफ एक्शन बताना है जब रिक्वेस्ट, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है। इसको अंडरलाइन करना है, ये खास तौर पे आपने देखना है। रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? क्लाइंट, ऑडिटर नहीं कर रहा। ये रिक्वेस्ट हमेशा के टर्म्स एक दफा एग्री हो जाए तो चेंज करनी है, रिक्वेस्ट हमेशा किसकी तरफ से आती है? क्लाइंट की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। उन्होंने कहा जी एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट चेंज कर दे।
हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहले मुझे बताइए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या, क्योंकि अगर स्टार्टिंग पॉइंट सही पिक कर लिया ना तो मेरी तसल्ली हो जाएगी, आगे भी आप सही चलेंगे। हमने स्टार्ट यहाँ से करना है, हमने क्लाइंट से इंक्वायर करना है रीजनेबल जस्टिफिकेशन कि भाई क्यों आप ये कह रहे हैं कि टर्म्स। फिर इसके बाद हमारा आंसर जाएगा दो हिस्सों में। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या करना है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो क्या करना है। रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, टर्म को चेंज करो, रिवाइज प्रोसीजर परफॉर्म करो, रिपोर्ट रिवाइज दो। रिवाइज रिपोर्ट में पुराने प्रोसीजर्स का कोई जिक्र नहीं होना, पुरानी एंगेजमेंट का कोई जिक्र नहीं होना। और अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, कंटिन्यू रीजनल एंगेजमेंट। अगर क्लाइंट नहीं काम करने देता, स्कोप लिमिटेशन होगी, फैक्ट परवेसिव है, विड्रॉल की तरफ से। शाबाश। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं? साउंड थोड़ा सा खोल दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन 4। अजीम एंड कंपनी हैव बीन द ऑडिटर्स ऑफ शाहिद कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स, पिछले कई सालों से। इसका मतलब है हमारा इनिशियल ऑडिट नहीं है, रिकरिंग ऑडिट है, पहले भी हम करते रहे। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिट एंगेजमेंट मैनेजर, आपको अपॉइंट किया गया मैनेजर, फर्म को ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया गया, दोनों में फर्क है। अगर कहे फर्म हैज बीन अपॉइंटेड, इसका मतलब इनिशियल ऑडिट है, लेकिन यहां पे उसने कह दिया कि फर्म पिछले कई सालों से काम कर रही है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज मैनेजर, तो ये इनिशियल ऑडिट नहीं हुआ, रिकरिंग ऑडिट हुआ। शाबाश। रिक्वायरमेंट वगैरह ब्रीफली एक्सप्लेन द मैटर्स व्हिच यू वुड कंसीडर व्हाइल असेसिंग द नीड टू सेंड ए न्यू एंगेजमेंट लेटर, यानी कौन से फैक्टर्स आप कंसीडर करेंगे डिसीजन करने में कि हमें इस साल एंगेजमेंट लेटर नया सेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कौन से मैटर्स होंगे? वो जो हमने स्टडी किया। शाबाश। अच्छा, अभी आप आसानी से बता रहे हैं कि सर वो भी स्टडी किया, कौन से वाले थे? चेंज इन मैनेजमेंट, चेंज इन सिग्निफिकेंट ओनरशिप, चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है वो भी पता है, किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो भी पता है। जब वीकली टेस्ट देंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि उसमें आपको चैप्टर का तो पता होगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव का पता नहीं होगा। लेकिन जब आप टर्म टेस्ट देंगे, मॉक देंगे या आई कैप का पेपर देंगे, उसमें और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। वो क्यों डिफिकल्ट होगा? हालांकि कंसेप्ट तो वही है, क्योंकि उसमें आपको ना ये पता होगा किस चैप्टर का है, ना ये पता होगा किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा टेस्ट का सिलेबस बढ़ता जाता है ना, उतना ज्यादा ये असेसमेंट क्लोज टू आई कैप स्टाइल होती जाती है, क्योंकि उसमें आपने ये भी डिसाइड करना होता है चैप्टर कौन सा है, और ये भी डिसाइड करना होता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा है। क्लियर जी? अच्छा, आगे चलते हैं। आप इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं जी? जी, एज ए होल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कोई भी फ्रेमवर्क में चेंज आ जाए, कोई नया स्टैंडर्ड आ गया जैसे, तो उस स्टैंडर्ड की इंप्लीकेशन क्या होगी वो हमें बता देना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन कर देनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है अल्टीमेटली अगर क्लाइंट उससे फेमिलियर नहीं है, उससे अवेयर नहीं है, तो वो मॉडिफाइड रिपोर्ट की तरफ बात जा सकती है। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की यहां पे बात कर रहे हैं उससे अगले पार्ट में कि अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, अगर उसमें अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का मतलब जैसे कंपनी लॉ की हो सकती है। लॉ भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिक्वायरमेंट्स को ऐड करता है ना, आपने पढ़ा होगा लॉ इसमें FR2 में। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अच्छा, क्वेश्चन 5 एक केस स्टडी है, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। तो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई यू वुड रिक्वायर एन एंगेजमेंट लेटर दिस ईयर, सपोर्ट योर आंसर विद 3 पॉइंट्स। कि आपको इस साल एंगेजमेंट लेटर क्यों जरूरी है, एंगेजमेंट लेटर इशू करना क्यों जरूरी है। 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 रीजन बतानी है। रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं आप? क्या बताना है हमने कि इस साल एंगेजमेंट लेटर इशू करना क्यों जरूरी है। सपोर्ट योर आंसर विद 3 पॉइंट। कह रहा है गेलिन एंड पार्टनर इज ए CGA फर्म, CGA फर्म में CA फर्म, इसको हम CA फर्म बोलेंगे, दैट हैज ऑडिटेड ZFL फॉर द पास्ट 5 years, पिछले कई सालों से ऑडिट कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने इसके थ्रेट की तरफ नहीं चले जाना, क्योंकि रिक्वायरमेंट में नहीं है। ये आपको मैंने बताया ना, सिमिलर इंफॉर्मेशन बहुत से टॉपिक्स में टेस्ट की जा सकती है, हमने बताना क्या है ये रिक्वायरमेंट में डिपेंड करे। ड्यूरिंग द पास्ट ईयर ZFL हैज ग्रोन टू इंक्लूड एक्सपोर्ट्स टू एशिया। अब वो ग्रोथ, अब एक्सपोर्ट पिछले साल की निस्बत इस साल एशिया में भी अब एक्सपोर्ट करते हैं। क्या ये रेलिवेंट फैक्टर है? बिल्कुल। साइज एंड ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है, हमारा ये 1 पॉइंट हो गया। फिर कह रहे हैं द प्रेसिडेंट एंड कंट्रोलर बोथ रिटायर्ड लास्ट ईयर। प्रेसिडेंट किसको कह रहा है? CEO को, और कंट्रोलर किसको कह रहा है? CFO को। ये इनके अल्टरनेट टर्म है, USA वगैरह में, अमेरिकन मार्केट में यूज होते हैं।
President and controller both. The new management met with Gulin with this year to discuss this year's audit and hope to reduce the audit fee. ZFL's new management suggested that since the company had अब देखिए वो कह रहा है ऑडिट फी रिड्यूस करें, तो क्या हमें फीस एंड बेसिस ऑफ फीस को एक्सप्लेन कर देना चाहिए एंगेजमेंट लेटर में? बेहतर है ना, कहीं ये ना एंड में लड़ाई झगड़ा हो। अब आपको लग रहा है कि उसकी एक्सपेक्टेशन है कि ऑडिट, हालांकि एक्सपेक्टेशन गलत है, क्योंकि हम तो वो तो अंडरकटिंग हो जाएगी। वैसे खुद की ही पिछले ऑडिट अगर किया हो फीस कम, प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस नहीं कर सकते, खुद का कर सकते। तो बेहतर है, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है, फीस वाली बात इंक्लूड कर दें ताकि एंड में लड़ाई झगड़ा ना हो। फिर कह रहे न्यू मैनेजमेंट ZFL's new management suggested that since the company had received an unqualified audit opinion every year from Gulin, less audit work would be needed this year. जी बताइए, पिछले साल अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया था, क्या इस साल हमें अपने प्रोसीजर कम कर लेने चाहिए? याद रखिए ऑडिट प्रोसीजर डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ एश्योरेंस पे और रिस्क पे। ऑडिट में प्रोसीजर एक जैसे ही होते हैं, ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंट होंगे, रिव्यू में कम ऑडिट में ज्यादा। और अगर एक ऑडिट की बात करें, एक कंपनी के ऑडिट और दूसरी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, एमसीबी का ऑडिट कर रहे हैं, यूबीएल का ऑडिट कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर एक जैसे होंगे? नहीं, एक जैसे नहीं। पुरानी अप्रोच एक हुआ करती थी, उसे प्रोसीजर बेस्ड ऑडिट कहते थे कि अगर एक ही सेक्टर है ना, उसमें हर क्लाइंट के ऊपर एक जैसे प्रोसीजर परफॉर्म करो। फिर वक्त ने हमें सिखाया कि क्लाइंट तो चाहे इंडस्ट्री सेम है, नेचर ऑफ बिजनेस एरियाज भी सेम है, लेकिन रिस्क डिफरेंट है। जिस कंपनी की मैनेजमेंट में हाईली क्वालिफाइड, कंपिटेंट, एक्सपीरियंस लोग हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, कल्चर अच्छा है, ऑनेस्टी का कल्चर प्रमोट किया जाए, उसमें रिस्क कम है। उसमें रिस्क कम है तो आपके प्रोसीजर भी कम हो गए। जहां पे ये चीजें नहीं है, रिस्क ज्यादा है। तो याद रखिए हमारे प्रोसीजर पिछले साल के रिजल्ट पे बेस नहीं करते, ठीक है? हमारे प्रोसीजर दूसरी कंपनीज को हमने कैसे वेरीफाई किया इस पे बेस नहीं करते। हमारे प्रोसीजर डिपेंड करते हैं इस साल के रिस्क असेसमेंट पे। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग सही है क्या गलत? अब ऑडिट के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करना चाहिए, कैसे करते हैं? ये तीसरी रीजन हो गई। एक रीजन थी एक्सपोर्ट टू एशिया, दूसरी रीजन थी चेंज इन प्रेसिडेंट एंड कंट्रोलर, तीसरी रीजन आ गई है मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑडिट प्रोसीजर्स। फीस भी उसके साथ ही, क्योंकि उसने प्रोसीजर और फीस को लिंक किया है रीजन। तो मेरा हाल है एक ही लिखे तो बेहतर, मिला दें, मिला भी सकते हैं, अल्लाह ताला करना चाहे वो भी कर सकते हैं, 4 कर लें। फिर इसके बाद आगे क्या आगे चल रहा है? They suggested that there was no need for an engagement letter this year since Gulin staff were very familiar with the company. उन्होंने कहा जी इस साल एंगेजमेंट लेटर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो ये डिसीजन कि एंगेजमेंट लेटर की जरूरत है कि नहीं है, ये क्लाइंट ने करना है कि ऑडिटर ने करना? इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग या इंफॉर्मेशन क्लाइंट से आ रही होती है, लेकिन डिसीजन तो हम ही ने करना है। नेक्स्ट, द मैनेजिंग पार्टनर एट Gulin, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि ऑडिट रिलेटेड डिसीजन जो होंगे ऑडिटर करेगा, ऑडिट रिलेटेड डिसीजन मैनेजमेंट कभी भी नहीं करेगी। याद है वो केस स्टडी में कोड ऑफ एथिक्स में भी एक क्लाइंट का बंदा कह रहा था हमारा पर्सन अपनी टीम में शामिल कर लें, किस तरह का केस किया आपने? ठीक है, एक केस स्टडी थी, उसमें क्लाइंट का सीईओ कह रहा था कि आप अपनी टीम में एक पर्सन जो है वो इंगेज कर लें हमारे कहने पे, वो हमारे साथ उसके बड़ी अच्छे टर्म्स है, बड़े अच्छे तरीके से ऑडिट चलेगा। तो क्या इससे थ्रेट राइज हुआ भाई? बिल्कुल, हमने कहा फेमैलिटी थ्रेट। The managing partner at Gulin's team explained to the controller that there were new accounting principles being applied this year because differential reporting rules no longer apply to the company. ये कौन सा? ये चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ये भी एक रीजन आ गए। अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स चले उसमें लिख दें, चाहे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो गया वो लिख दें या अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट लिख दें, तो सेम। क्योंकि आप जब केस स्टडी सॉल्व कर रहे होंगे ना, इस पॉइंट्स को रिप्रोडक्शन के पॉइंट के साथ मैच कर रहे होंगे, लेकिन जब आपने इसको सॉल्व करना है तो पॉइंट्स जो लिखेंगे वो कौन से वाले होंगे, जो हमने किताब में पढ़े हैं या जो क्वेश्चन में यूज हुए हैं? ठीक है, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या चेंज इन अदर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बल्कि आप लिखेंगे देयर इज चेंज इन देयर आर न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, विच इंडिकेट दैट एंगेजमेंट लेटर शुड बी इशूड दिस ईयर। इस इंफॉर्मेशन को आपका सोल्यूशन का हिस्सा बनाना है। Team also explained the audit process is more detailed to the controller and president, who then agreed to audit fee requested were reasonable. चले अब एग्री हो गए, तो क्या फीस वाला पॉइंट लिखना चाहिए? हाँ चले वो रहने दे, उसके बगैर ही हमारे पास सफिशिएंट पॉइंट है। मतलब 5 पॉइंट्स तो हो ही चुके हैं। तो कौन कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी इनकी जिसकी वजह से हमने फैसला किया एंगेजमेंट लेटर? मैनेजमेंट चेंज हो रही थी, नेचर ऑफ ऑपरेशन चेंज हो रहे थे, बिजनेस बड़ा हो रहा था, न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे थे,
मिसअंडरस्टैंडिंग थी ऑडिट प्रोफेशन के बारे में, ठीक है। ये क्लियर, इनमें कोई प्रॉब्लम? चलिए ये थी हमारी असाइनमेंट, यहां पे इसको करते हैं एंड जी। स्कोप के बारे में कैसे हो सकता है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है? हो सकता है क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा हो एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ठीक है, तो उसको पता ही नहीं ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव तो रीजनेबल एश्योरेंस है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करना ऑडिट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्लियर जी? चलिए अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है चैप्टर 9, प्लानिंग एंड ऑडिट। अच्छा आप देखिए, असल में हमारे ऑडिट में जितने भी चैप्टर्स हैं इनको कुछ फेजेस में हमने डिवाइड किया है। कुछ फेजेस में कैसे डिवाइड किया है? जैसे पहले 4 चैप्टर्स जो थे वो बेसिक कंसेप्ट्स थे, ऐसे कंसेप्ट्स जो कि जरूरी हैं एडवांस कंसेप्ट्स को समझने के लिए, ठीक। फिर चैप्टर 5 से चैप्टर 8 तक हमारा था एक्सेप्टेंस स्टेज। इन चैप्टर्स का मकसद था वैल्यूएट करना कि हमें क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, और इस डिसीजन में हमने चूंकि इंडिपेंडेंट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑडिट में, तो हमने कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी सीखी, और जब हमने फैसला कर लिया क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, एंगेजमेंट लेटर साइन कर लिया। यानी ये जो सेकंड फेज है हमारा चैप्टर 5, 6, 7, 8, ये स्टार्ट हुआ था जब क्लाइंट हमारे पास आया और उसने कहा सर हमारा ऑडिट कर दीजिए, और एंड हो रहा है एंगेजमेंट लेटर पे, जिस पे हमने और क्लाइंट दोनों ने साइन कर दिया रिप्रेजेंटेटिव में। अब हमारा प्रैक्टिकली ऑडिट स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 9 से, यानी प्रैक्टिकली से मुराद जब हमने प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू कर दें, ठीक है, एंगेजमेंट लेटर साइन होने के बाद। अब हम ऑफिशियली ऑडिट, याद रखें एंगेजमेंट लेटर साइन होने से पहले दोनों पार्टीज में से कोई भी छोड़ के जाना चाहे, डील को खत्म करना चाहे, कर सकता है, लेकिन जब एंगेजमेंट लेटर साइन हो जाए तो फिर अब ना तो हम बैकआउट कर सकते हैं ना क्लाइंट बैकआउट कर सकता है। हाँ, लॉ ने कुछ एक्सेप्शनल केसेस रखे जिसमें क्लाइंट हमें रिमूव कर सकता है या हम खुद से विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस ऐसी हैं। नॉर्मली जब एंगेजमेंट लेटर साइन हो जाए उसके बाद हमने ऑडिट कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है जी। अब जो अपॉइंट एक्सेप्टेंस स्टेज के बाद ऑडिट है, इसको नॉर्मली हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है प्लानिंग, एक है परफॉर्मेंस और एक है रिपोर्टिंग। तो अब जो आप प्रोसीजर स्टडी करेंगे वो इन्हीं से रिलेट कर रहे होंगे, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग, और ज्यादातर जो हमारा डिस्कशन होगी वो परफॉर्मेंस के बारे में होगी। जो हमारा चैप्टर 9 है वो प्लानिंग से रिलेट करता है, जिसमें हम ये सीखेंगे हमने ऑडिट की प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे प्लान करना है। जैसे आप तैयारी करने से पहले बैठ के अपना शेड्यूल बनाते हैं ना, कि इस दिन ये काम करना है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये सारी चीजें, परफॉर्म हो पाता है कि नहीं वो अलग चीज है, लेकिन प्लान तो सारे करते होंगे। चैप्टर 9 वो प्लानिंग है। चैप्टर 9 में बैठ के ऑडिटर वो प्लान करता है कि मैंने आगे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ऑडिटर के जो प्रोसीजर्स होते हैं चैप्टर 9 में प्लान कर लिया ना, उसके बाद चैप्टर 10 से ऑनवर्ड क्या करना है भला, प्रोसीजर परफॉर्म करना। जो ऑडिटर के प्रोसीजर्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? जो ऑडिटर टोटल प्रोसीजर परफॉर्म करता है कितनी तरह के प्रोसीजर होते हैं? जी मेरे भाई बताइए, कितनी तरह के प्रोसीजर होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, रिस्क। ये उल्टा ऑडिट कौन सिखा गया आपको? मैंने तो सीधा सिखाया था। ये उल्टा जवाब ठीक है लेकिन कंसेप्ट गलत है। पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फिर बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है जी। ये 3 तो प्लानिंग करने के बाद, प्लानिंग में हम यही डिसाइड करना है किस किस एरिया पे क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म होने चाहिए, हमारी टीम में कौन से लोग शामिल होंगे, ऑडिट शुरू कब करना है, खत्म कब करना है, किन एरियाज के ऊपर फोकस करना है, किन में रिस्क ज्यादा है, एक्सपर्ट वगैरह को साथ लेके जाना है कि नहीं जाना। इस तरह के बड़े मटीरियलिटी लेवल क्या होगा पूरे, इस तरह के जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो हम प्लानिंग स्टेज पे करेंगे कि करना क्या है। अब जो एक्चुअली करना है वो क्या होगा हमारे परफॉर्मेंस स्टेज। प्लानिंग में परफॉर्मेंस में फर्क समझ आ रहे हैं? प्लानिंग में क्या, प्लानिंग में वो चीजें हम करते नहीं है, सिर्फ प्लान कर रहे हैं कि करना है। एक्चुअली प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर्स में। अगले 3 चैप्टर्स हमारे इन्हीं से रिलेट कर रहे हैं।
एक चैप्टर हमारा रिलेट करेगा, खुद सोचे प्लानिंग के बाद हमारा एक चैप्टर किससे, अगले 3 चैप्टर किससे रिलेट, रिस्क असेसमेंट से, शाबाश। दूसरा रिलेट करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल से, फिर रिलेट करेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो अगर आप इन तीनों चैप्टर्स को देखें ना, 10, 11, 12 को, इनकी हेडिंग देख लें, टाइटल पढ़ लें, तो टाइटल से ही आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि एक चैप्टर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेट करता है, एक चैप्टर टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेट करता है, एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर से। पढ़ के देख लें। यानी ये सिखा रहा है आपको चैप्टर 9 में जो कुछ आपने सीखा, प्लान किया है, 10, 11, 12 में उसको आप परफॉर्म करेंगे। चलिए, हाँ सीक्वेंस आगे पीछे है, नहीं कोई बात है उसकी वजह बता दो। पहले मैं सीक्वेंस से ही पढ़ाता था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो उसमें स्टूडेंट ज्यादा टाइम लगा लेते थे। अब देखिए ये नेचुरल प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा टाइम लगाएंगे जो उस्ताद पहले पढ़ाएगा, और उन पे कम टाइम लगाएंगे जो उस्ताद। हालांकि आई कैप जो है वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है सारे टॉपिक्स एक ही तरीके से तैयार, यानी सब में एक्सपर्टीज हो। तो इस प्रॉब्लम को सामने आई कैप ज्यादातर क्वेश्चन पूछता था सब्सटेंटिव प्रोसीजर से। अगर आप पेपर का एनालिसिस करें तो ज्यादातर क्वेश्चन, जब मैं पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ाता था, कंट्रोल्स, उसमें भी काफी याद करने वाली चीजें हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी काफी याद करने वाली चीजें हैं। तो स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते थे, तो कहते सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल याद कर लिया है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर को कुछ छोड़ देते थे, क्योंकि वो कहते थे सर हम ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से याद कर रहे हैं, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में सिलेक्शन बता दें कौन कौन सी अहम हैं चीजें, वो याद कर। इस चीज को अवॉइड कर, देखिए कवर हम दोनों करेंगे, याद भी आपको दोनों करने चाहिए, लेकिन चूंकि जो शुरू में चीजें आप पढ़ते हैं उन पे ज्यादा टाइम लगाते हैं, बाद वाली पे कम, तो इसीलिए आपका ज्यादा टाइम सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे लगाने के लिए हमने क्या किया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को पहले ले आए, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ज्यादा अहम रिस्क असेसमेंट था उसको बाद। यानी ये तरतीब प्रैक्टिस की नहीं है, एग्जाम की तरतीब है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका ग्रुप बनाए ना 10, 11, 12, तो फिर ये तरतीब एक ही होगी, पहले प्लानिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस स्टेज में तीनों। अच्छा ये तो हो गया 10, 11, 12। अब इससे आगे भी चलें, चैप्टर एक था पढ़ लें, ये स्टार्ट में वो जो तरतीब है चैप्टर एक, टॉपिक है आईटी वाला, फिर है कंफर्मेशन, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर, रिलेटेड पार्टी, सैम्पलिंग, फ्रॉड, फिर उसके बाद फाइनल मैटर, रिप्रेजेंटेशन, सब्सिक्वेंट। ये क्या है, ये सुन लें, है ये भी परफॉर्मेंस स्टेज का ही हिस्सा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचे ना, तो ये वाले टॉपिक ऐसे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो बहुत ज्यादा अहम है दूसरों की निस्बत, और ये स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। इनके बारे में अलहदा से गाइडेंस उसने हमें दी। यानी हमने 7 एग्जांपल्स पढ़ ली थी प्रोसीजर की, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, स्पेशल, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। लेकिन ये हमारी प्लानिंग में हम डिसाइड कर लेंगे कि ये वाले प्रोसीजर को यूज करना है, ठीक है। चैप्टर सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाले में एक्चुअली वो प्रोसीजर परफॉर्म भी कर रहे होंगे, लेकिन चैप्टर 10 में एक प्रोसीजर जैसे आएगा सब्सिक्वेंट इवेंट का रिव्यू, एक प्रोसीजर आए, तो आप पूछेंगे सर ये सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है, डिटेल एग्जांपल के साथ समझाएं। तो उसके लिए फिर अलहदा से पूरा चैप्टर। इसी तरह कंफर्मेशन का प्रोसीजर है, उसके ऊपर पूरा अलहदा चैप्टर। यानी जो चैप्टर 10, 11, 12 है, ये वो प्रोसीजर है जो जनरली परफॉर्म किए जाते हैं, और जो आगे 13 से ऑनवर्ड वाले प्रोसीजर्स हैं 20 तक, ये स्पेसिफिक प्रोसीजर की डिटेल एक्सप्लेनेशन है। यानी ये सारे प्रोसीजर आप इन अल्फाज को 10, 11, 12 में भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन इन सब की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको तो बेसिकली चैप्टर 9 प्लानिंग का है, चैप्टर 10 से 12 तक परफॉर्मेंस के प्रोसीजर हैं, जनरल कंसेप्ट, और 13 से ऑनवर्ड स्पेसिफिक। लेकिन याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर चैप्टर ही अहम है। आप ये ना समझिएगा कि स्पेसिफिक प्रोसीजर ज्यादा अहम है जनरल की निस्बत, नहीं, ये तो कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए कि इन चैप्टर्स में डिस्कशन किस तरह की है आपको बता रहा हूं, वरना एग्जाम में हर किसी भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आई क्या पूछ सकता है। क्लियर। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको थीम बता दिया कि पहले हम किस पोजीशन, अभी तक हम क्या एक्टिविटीज कर चुके हैं, किस पॉइंट पे हैं, इस वक्त क्या करना है और आइंदा क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इस वक्त हम किस स्टेज पे खड़े हैं, एंगेजमेंट लेटर साइन हो चुका है, प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग करते हुए, प्लानिंग का मतलब क्या है, आइंदा जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे हम उनको डिसाइड करना, यह है प्लानिंग। प्लानिंग वाला चैप्टर हमारा ये केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट चैप्टर नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन उसने कई दफा पूछे हुए हैं, लेकिन केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से
अहम चैप्टर नहीं है। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो हमने चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से अहम है? 4 है, 6 और 7, ये 3 है। ठीक है, छोटी मोटी केस स्टडी कहीं से भी उठा सकता है, लेकिन बेसिकली ये मेजर 3 चैप्टर्स हैं, 4, 6 और 7 केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 भी केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अहम नहीं है, 9 भी नहीं। हम कुछ ना कुछ केस स्टडी की प्रैक्टिस फिर भी करते रहेंगे। चैप्टर 1 में भी आपने देखा हमने केस स्टडी की प्रैक्टिस की, 2 में भी, 3 में भी, आगे भी करते, लेकिन ज्यादा अहम हमारे ये चैप्टर्स हैं 4, 6 और 7। अच्छा, अब चलते हैं प्लानिंग की तरफ। सबसे पहले आपको बता रहा है प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इंपोर्टेंस। प्लानिंग एक्टिविटीज बताएगा क्या होती है, क्यों करते हैं ये बताए, फिर कौन करता है प्लानिंग। ठीक है, ये 3 कंसेप्ट जानना। सबसे पहले प्लानिंग एक्टिविटीज है क्या। प्लानिंग एक्टिविटीज में हम 2 काम करते हैं, एक है ऑडिट स्ट्रेटजी, एक है ऑडिट प्लान। अच्छा, एक है डेफिनेशन और एक कंसेप्ट। मैं पहले कंसेप्ट बिल्ड करना चाह रहा हूं, फिर डेफिनेशन, लेकिन एग्जाम में आपने डेफिनेशन लिखनी है, कंसेप्ट नहीं लिखना। ये पहले बताया हुआ है। जो समझने समझाने वाले चीजें और कंसेप्ट होता है वो और अल्फाज होते हैं, जो याद करके एग्जाम में लिखने वाला होता है वो बुक को फॉलो करना। हमने ये स्टडी किया कि इससे पहले कहीं पे ऑडिटर के 3 तरह के प्रोसीजर होते हैं, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव। ये पढ़ा हुआ। रिस्क असेसमेंट में हम 2 तरह के रिस्क असेस करते हैं। रिस्क असेसमेंट के डिफरेंट नेचर हैं, एक इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क है। उस तरफ अभी आपको नहीं लेके जा रहा। इनहेरेंट रिस्क के आगे 2 टाइप्स हैं, याद है कौन कौन सी? जिसे हमने कहा छोटा रिस्क और बड़ा रिस्क। शाबाश, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल और रिस्क एट असर्शन लेवल। रिस्क एट क्या, किस वाले रिस्क को एड्रेस करना चाहिए? दोनों तरह के रिस्क। तो कंसेप्चुअली हम जब प्लानिंग करते हैं तो 2 डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। एक बनाते हैं आप, जैसे आप जब प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो एक प्लानिंग तो जनरल कर रहे होते हैं कि पूरे दिन में मेरे पास कितने आवर्स हैं, किस किस टाइम पे मैंने पढ़ना है, किस टाइम खाना खाना है, किस टाइम नमाज पढ़ने जाना है। ठीक है, कोई फॉर एग्जाम्पल और एक्टिविटी टीवी वगैरह देखना है तो वो क्या टाइम। ये ऐसे प्लानिंग के मैटर्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करते, फिर आप जनरल होते हैं, ओवरऑल कह लें। फिर आप कुछ प्लानिंग करते हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है कि हाँ जी, ये अगर ऑडिट को हमने 3 घंटे दे दिए, 2 घंटे दे दिए, तो इसमें कितना टाइम मैंने आज के लेक्चर को तैयार करना है, कितना टाइम केस रिटर्न प्रैक्टिस को करना है, रिटर्न प्रैक्टिस में केस स्टडी को पहले करना है या बाद में करना है, या पहले रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह, ये मैटर। उसी तरीके से ऑडिटर भी कुछ प्लानिंग ऐसी करेगा जो कि ओवरऑल होगी, सारे मैटर से, पूरे ओवरऑल ऑडिट से कोई इफेक्ट कर रही होगी। इसे हम कहते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी। इसे क्या कहते हैं? ऑडिट स्ट्रेटजी। और कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जो स्पेसिफिक एरिया से रिलेट कर रहे होंगे। मुझे इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के लिए कितनी लोकेशंस को चेक करना है, मुझे इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के लिए एक्सपर्ट को साथ लेके जाना है कि नहीं जाना, स्टॉक काउंट ईयर एंड पे होगा कि ईयर एंड से आगे पीछे किसी डेट के ऊपर। ठीक है, वो जो दूसरे मुल्क में भी स्टॉक पड़ा हुआ है, कंफर्मेशन लेटर सेंड करूं कि कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करूं, ये सारे डिसीजन जो एरिया स्पेसिफिक हैं ये होंगे हमारे ऑडिट प्लान में। और हमारी टीम कितने लोगों की होनी चाहिए, हमें ऑडिट शुरू कब करना चाहिए, इस ऑडिट में मटेरियलिटी लेवल क्या रखना है, कौन कौन से एरियाज हैं वो ज्यादा रिस्की हैं। ठीक है, ये सारे ब्रॉड लेवल के डिसीजन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, क्या कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे बैंक्स के केस में कुछ स्टेट बैंक की तरफ से भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये वाली कंसीडरेशन अगर ऑडिटर सोचता है क्या ये स्पेसिफिक एरिया से रिलेट कर रही हैं, ये ओवरऑल डिसीजन है। ये ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, टीम कितने लोगों की लेके जानी है, टीम में ज्यादातर लोग सीनियर हो या जूनियर हो, डेडलाइन क्या है ऑडिट रिपोर्ट की, मटेरियलिटी लेवल क्या होना चाहिए। याद रखें, मटेरियलिटी लेवल किसी एक एरिया का नहीं बल्कि ओवरऑल प्रॉफिट की बेस पे है, तो वो सारी वही इन्वेंटरी। स्टूडेंट कहने लगा सर इनकम के लिए स्टेटमेंट के लिए वही, बैलेंस शीट के लिए भी वही, हाँ वही ओवरऑल है। तो ये जो डिसीजन ओवरऑल होते हैं ये ऑडिट स्ट्रेटजी, और जो स्पेसिफिक एरिया से होते हैं वो क्या, प्लान। तो जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग तो 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक का नाम है ऑडिट स्ट्रेटजी और एक का नाम है ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान में, ऑडिट स्ट्रेटजी में कौन से वाले फैक्टर्स या डिसीजंस या इंफॉर्मेशन लिखते हैं हम, जो कि जनरल ओवरऑल। ये पूरे ऑडिट में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होती है। और ऑडिट प्लान में कौन से प्रोसीजर, स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड। ठीक है, ये पूरे ऑडिट में जितने एरियाज होते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हर एरिया का अलग ऑडिट प्लान बनता है। ऑडिट प्लान हो सकता है 40-50 हो किसी ऑडिट में, ऑडिट स्ट्रेटजी एक ही होगी। क्लियर जी, यही वो समझा रहा है कि आप प्लानिंग एक्टिविटीज क्या हैं,
प्लानिंग हमने पहले क्या बता रहा है, हम ऑडिट परफॉर्म करने से पहले प्लानिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्लानिंग में क्या करेंगे, प्लानिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग एक्टिविटीज क्या होती है, 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करनी है, एक ऑडिट स्ट्रेटजी, एक ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होती है, ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट। स्कोप क्या क्या चीजें कवर करनी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, टाइमिंग, डेडलाइन क्या, डेट एग्री किया क्लाइंट के साथ, क्लाइंट के साथ मीटिंग होगी तो कब कब होगी, सीएफओ के साथ पूरे ऑडिट में 3 महीने का ऑडिट है, 3 मीटिंग करनी है हर मंथ एंड पे। ये चीजें एग्री, ताकि जो सिग्निफिकेंट इश्यूज आ रहे हैं साथ साथ डिस्कस करके उनको निपटाते जाए, बजाय ये कि एंड तक हम डिले कर लें। डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट क्या होगी, हमारा रिस्क क्या है, मटेरियलिटी लेवल क्या है, जिससे हमें पता चले हमने किन एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। डायरेक्शन का मतलब हमारी एफर्ट्स किस एरिया की तरफ डायरेक्टेड होगी। ये डिसीजन है जो कि किसी स्पेसिफिक एरिया को सामने रख के देंगे। हाँ, अल्टीमेटली ये इफेक्ट नहीं को करेंगे। जैसे रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल जो था, वो अल्टीमेटली उसकी वजह से भी मिस स्टेटमेंट्स आ सकती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, एरियाज को इफेक्ट। लेकिन जो हमारा सोचने का जो लेवल है वो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में ब्रॉड है, अजम्पशन लेवल पे स्पेसिफिक है। इसी तरह जो आप ब्रॉड ऑडिट स्ट्रेटजी में डिसीजन करने, वो अल्टीमेटली इफेक्ट करेंगे एरियाज को भी, लेकिन सोचने का स्टाइल डिफरेंट है। जैसे अगर डेडलाइन हम क्लाइंट के साथ शॉर्ट एग्री कर लें तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि टीम हो सकता है सारे प्रोसीजर आई बाय आई से परफॉर्म ना कर सके। अब ये प्रॉब्लम हर एरिया वाले को आएगी, सेल्स वाले को भी आएगी, ये डेटर्स वाले को, क्रेडिट वाले को भी आएगी। तो अगर गलत स्ट्रेटजी बना दी जाए, ये अल्टीमेटली हमारे ऑडिट प्लान को भी इफेक्ट करती है। तो ये हो गया ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान क्या है कि ये है डिसाइड करना किसी भी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा, नेचर, अब आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ओवर थिंकिंग कौन करता है, जो कहता है नेचर मुझे लादा समझाओ, टाइमिंग लादा समझाओ, एक्सटेंट लादा समझाओ। नहीं, ये एक ही फ्रेज है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है, किसी भी एरिया में आप कितने प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, कम करोगे कि ज्यादा करोगे। ये नेचर, टाइमिंग का भी है। नेचर का मतलब इंक्वायरी होगी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, क्या। टाइमिंग का मतलब क्या, आपने इंटरम ऑडिट करना है कि फाइनल में सारा कुछ निपटाना है। एक्सटेंट का मतलब प्रोसीजर कितने कम के ज्यादा। लेकिन आपने नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को एक सिंगल फ्रेज के तौर पे लेना। क्लियर हो गया। अभी तक की डिस्कशन में क्या समझ आया कि ऑडिट करने से पहले प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग करने में क्या करना है, हमने 2 डॉक्यूमेंट्स कौन से बनाने हैं, ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान। और ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान में कंसेप्चुअली फर्क क्या है, कंसेप्चुअली रटा छोड़े। ऑडिट स्ट्रेटजी ओवरऑल मैटर्स के बारे में डिसीजन करना है, और ऑडिट प्लान स्पेसिफिक एरिया के बारे में, जैसे सेल्स के बारे में। शाबाश, बेहतरीन। अगर एग्जाम में आई क्या पूछे तो जाहिर है रटे वाला कंसेप्ट बताएंगे। रटे वाला कंसेप्ट क्या है, क्या ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है, 3 अल्फाज जरूर लिखने हैं, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। और ऑडिट प्लान क्या है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर फॉर एवरी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपको पता चले आपकी प्लानिंग हुई है और आपको एरिया दिया गया है पे रोल का वेरीफाई करने के लिए, लेकिन आपको नहीं पता कि इसको वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, क्या आप अपनी मर्जी से प्रोसीजर डिसाइड करेंगे कि आपके मैनेजर ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया होगा, कर दिया होगा। अच्छा, टेबल पे आपने देखा 2 फाइल्स पड़ी थी, एक ऑडिट स्ट्रेटजी, वो छोटी सी फाइल थी, एक बड़ी सी फाइल थी, उसमें लिखा था ऑडिट प्लान। आपने अगर ये देखना है पे रोल के जो प्रोसीजर मैंने परफॉर्म करने हैं वो किस जगह पे है, कौन सी फाइल खोलेंगे, ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान अगर डॉक्यूमेंट खोलेंगे, फाइल खोलेंगे, उसके अंदर कितने सफ़े लगे होंगे, बहुत सारे, हर एरिया का अलहदा। आपने कौन से वाला पिक करना है, पे रोल का, और अपनी अलहदा से फाइल बनाई होगी, उसमें उसकी कॉपी लगा देनी है। ऑडिट प्रोग्राम इसे ही कहते हैं, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम एक ही चीज है। ऑडिट प्रोग्राम जनरल, कुछ टर्म्स ऐसी होती है जनरली बोली जाती हैं प्रैक्टिस में, और कुछ होती है स्टैंडर्डाइज। तो ये ऑडिट प्लान स्टैंडर्डाइज टर्म है, ठीक। हम प्रोसीजर रिस्क को देख के ही बनाएंगे, लेकिन हमसे क्या मुराद है, जूनियर तो नहीं बनाएगा कोई। क्या जूनियर की इतनी जजमेंट है कि वो सही रिस्क असेसमेंट कर सके, वो नहीं कर सकता, ठीक है। जूनियर की इतने प्रैक्टिकली हमने बहुत सी चीज प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए ना, हमने बहुत सी चीजों को सामने रखना होता है। जैसे एक गलती मैंने की, आपके साथ शेयर करता हूँ, हल्की सी क्लास भी मेरी उसके ऊपर, लेकिन सीखा भी। हमारा क्लाइंट था, उसकी कुछ ब्रांचेस थी कराची में, लोकेशन वेयर हाउस थे, उसने स्टॉक रखा हुआ था, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करने थे। हमारी फर्म का एक ऑफिस कराची ऑफिस में था, तो मैं चूंकि उस एरिया का सीनियर था, तो मैंने सिलेक्शन करके बतानी थी कि कौन कौन से डिपोज ऐसे हैं जहां पे टीम स्टॉक काउंट करने के लिए जाएगी। उनके पूरे शहर में कोई मेरा ख्याल है 60 के करीब वेयर हाउस थे। मैंने क्या किया, सिलेक्शन की बेस, मैंने उनकी लिस्ट बनाई, उनको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया,
टॉप 10 स्टोर उठा लिए जिनमें ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ था, हालांकि फर्क थोड़ा थोड़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी दुकान है तो 2000 यूनिट्स पड़े होंगे, छोटी दुकान है तो कोई 1000 पड़े होंगे, 1200 पड़े होंगे, थोड़ा थोड़ा फर्क था। मैंने जब लिस्ट भेज दी तो उधर से मैनेजर ने मुझसे पूछा आप कभी कराची आए हैं? मैंने कहा इस सवाल का तो प्रोसीजर से ताल्लुक ही कोई नहीं। मैंने कहा नहीं सर जी कराची आए तो नहीं, आपको कैसे पता चला? कहता है आपको अरंगी में, कोरंगी में और चौरंगी में फर्क पता है? मैंने कहा मेरी जाने वाला कभी गया है नहीं। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। कहता है सर एक स्टॉक है, आपने जो सिलेक्शन किया है ना वो सिलेक्शन इस तरीके से किया है, एक स्टॉक काउंट के लिए हमें कराची के एक कोने में जाना पड़ रहा है और दूसरे के लिए दूसरे कोने में जाना पड़ रहा है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा 50 यूनिट कम कर देना तो हम करीब ही उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर तो रिस्क ज्यादा होता ना, मैं अपनी सिलेक्शन कभी चेंज ना करता, रिस्क ज्यादा, लेकिन रिस्क ज्यादा नहीं था। तो मुझे बताइए क्या हमें थोड़ी सी एक्सटेंट बढ़ाने के लिए एक एरिया में अपने प्रोसीजर्स को डबल कर देना चाहिए, बल्कि डबल से भी ज्यादा नहीं? तो समझाना ये चाह रहा हूं, मैं ये नहीं समझाना चाह रहा कि प्रोसीजर सिर्फ अपनी आसानी को देखते हुए परफॉर्म करो, ये नहीं समझाना चाह रहा, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि प्रोसीजर डिसाइड करते हुए हम बहुत सी चीजों को कंसिडर करते हैं और वो एक जूनियर इस काबिल नहीं है कि प्रॉपर प्लानिंग कर सके। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने उसके साथ डिस्कशन करते हुए थोड़ा सा कुछ इसमें मैं अपनी तरफ से भी चीजें ऐड कर रहा हूं। डिस्कशन करते हुए हमने थोड़ा सैम्पलिंग चेंज किया, कुछ चीजें ऐसी जिनमें हमें लगा कि इनको वेरीफाई करना जरूरी है, वो चाहे दूर ही थे, हमने कहा इसको इधर ही रहने दें। लेकिन जो जिनमें ज्यादा रिस्क नहीं था, साइज का भी ज्यादा फर्क नहीं था, उनमें हमने सैम्पलिंग चेंज कर दी। तो क्या आप एग्री करते हैं कि प्लानिंग करना जूनियर का काम नहीं है, ये सीनियर का काम? इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, जजमेंट इन्वॉल्व है। इसीलिए याद रखें कि ये जो प्लानिंग करेगा ना ये जूनियर नहीं, आप नहीं करेंगे, आपसे मुराद जूनियर। जूनियर ये कौन करेगा? सीनियर में वो ये बता के लिख देंगे कि ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, फाइल में लगा देंगे। प्रोसीजर किसने परफॉर्म करने हैं? आपने, ठीक है। और प्रोसीजर याद रखें, प्रोसीजर ऑडिट प्लान के ऊपर ही परफॉर्म नहीं कर दिए जाते, ऑडिट प्लान के ऊपर होती है इंस्ट्रक्शंस। ये प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं अलहदा से, उन्हें कहते हैं वर्किंग पेपर या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। उनके ऊपर हम फिर रेफरेंस लगा देते हैं हम कि ये हमारे ऑडिट प्लान में स्टेप नंबर 1 था, उसके ये प्रोसीजर, स्टेप नंबर 2 था ये प्रोसीजर, ठीक है। तो बताइए प्लानिंग में इन्वॉल्व कौन होता है? या इंगेजमेंट पार्टनर होता है और अदर सीनियर टीम मेंबर, जूनियर मेंबर्स नहीं, वरना वो अपने लिहाज से हो सकता है गलत डिसीजन कर लें। थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्रैक्टिस में अप्लाई जरूर होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिनको कंसीडर करना होता है। भाई समझ आ गई आपको प्लानिंग एक्टिविटीज क्या है? अच्छा, आपने नोट किया ऑडिट प्लान और ऑडिट प्लानिंग में फर्क है। ऑडिट प्लान स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का नाम है और ऑडिट प्लानिंग एक एक्टिविटी है जो हमने करनी। अच्छा, 3 टर्म्स हैं, बल्कि 4 टर्म्स हैं। एग्जाम में आपने मैं अब आपको इनका डिफरेंस नहीं बताऊंगा, आपने खुद सर्च करना है, वो टर्म्स लिख लीजिए। अब मैं रैंडम करके बताऊंगा, तरतीब से बताया ना तो फिर भी आपको कंसेप्ट कुछ क्लियर हो जाएगा। रैंडम करके प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट, प्रीमाइज फॉर, दूसरी टर्म प्रीमाइज फॉर ऑडिट, तीसरी टर्म एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स, चौथी टर्म प्लानिंग एक्टिविटीज, कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स, और चौथी टर्म प्लानिंग एक्टिविटीज। फिर से सुन लीजिए, प्री कंडीशंस 4 टर्म, पहली प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट, दूसरी टर्म प्रीमाइज फॉर ऑडिट, तीसरी टर्म एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर, और चौथी टर्म प्लानिंग एक्टिविटीज। कोई क्लास में स्टूडेंट ऐसा है जिसे ये चारों टर्म्स डिफरेंट है, इनमें जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट, रिलेटेड है बट डिफरेंट, मिलता जुलता है बट डिफरेंट। क्या किसी को पता है इन चारों में? पूछूंगा नहीं, क्या किसी को पता है कि इनमें डिफरेंस है? क्या कितने स्टूडेंट्स को पता है? हाथ उठाए जरा। ये घर जाके आपने देखना है कि कौन सी टर्म किस चैप्टर में इस्तेमाल हुई है और इसमें क्या चीजें, क्योंकि ICAP एग्जामिनर कमेंट्स में ये कहता है कि मैं पूछता एक टर्म हूं, स्टूडेंट बता दूसरी देते हैं। वैसे इसमें अगर एक और भी ऐड कर लें, ऑडिट प्लान, प्लानिंग के साथ ऑडिट प्लान। अब खुद सोचे, अगर एग्जाम में कहें ऑडिट प्लानिंग को एक्सप्लेन करो या कहें ऑडिट प्लान को एक्सप्लेन करो, तो सेम कंसेप्ट थोड़ा ही है। जिसका ऑडिट हल्की आंच वाला है वो लगेगा एक ही कंसेप्ट है, ठीक है, वो तुक्का लगाएगा, मे भी निशाने पे लग जाए, मे भी ना लगे। लेकिन जिसको इन स्पेसिफिक टर्म्स का मतलब पता है लहदा क्या है वो स्पेसिफिक। चलिए, अच्छा नेक्स्ट कंसेप्ट, क्या प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है? यस, प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, बस कंसेप्ट इतना ही है हमारा। लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए उसने हमें
कुछ पॉइंट्स बताए, पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि याद रखना आसान हो। कह रहा है प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ती है। जो चीजें प्लान करके चले फिर आपको देखना पड़ता है आज मैंने सारा दिन ये काम किया कि नहीं किया। आप लोग प्लान करते हैं ना, मैं भी प्लान करता हूँ, ये मेरी क्लास का टाइम है, इसके बाद ये 45 मिनट है, इनमें हमने ये काम करना है, ये काम करना है। प्लानिंग की डिटेल शेयर करना जरूरी नहीं है, आज तक मेरी भी प्लानिंग पूरी नहीं हुई। लेकिन इतना जरूर है कि डे एंड पे मुझे टेंशन जरूर होती है, ये काम मैंने प्लान किए थे नहीं होते। अगले दिन के लिए थोड़ी सी रिवीजन कर लेता हूं। भाई व्हाट्सएप ग्रुप में सवालों के जवाब देने के लिए मैंने 30 मिनट लगाए थे, इसमें मेरे 50 मिनट लग गए, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा उसको प्लानिंग को चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरह लेक्चर प्लान बताया कि कल वाले दिन क्या, अगले दिन पहले देख लेना चाहिए कि अगले दिन हमने क्या पढ़ाना है, क्या क्वेश्चन असाइनमेंट पे देने हैं, असाइनमेंट देने में, हाँ ये ऑडिट की असाइनमेंट तैयार करने थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है लेक्चर प्लान में, क्योंकि इसमें 2 तरह की बुक्स देखनी पड़ती है, 12th एडिशन भी 11th भी, और कभी कभी अगर गलती से 11th एडिशन की असाइनमेंट के 12th बुक में तो आप शोर मचा देते हैं। तो इस तरीके तो प्लानिंग करनी, तो इससे क्या डे एंड के ऊपर कम से कम ये पता चल जाता है कि हमारी प्लानिंग में कोई डेफिशिएंसी थी, आइंदा हम रिवाइज कर सके, तो इससे हमारी एफिशिएंसी बहरहाल बढ़ती है। क्योंकि जब आपको पता चल रहा होता है ना चीजें एज पर प्लान नहीं है, तो आपको टेंशन होना शुरू हो जाती है। अगर जिम्मेदारी का एहसास है आप में तो आप उसके एफिशिएंट करने की कोशिश करते हैं। यही वो बता रहा है कि प्लानिंग करने से आपके टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए आसान हो जाएगा और जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिर कोऑर्डिनेशन विद अदर्स आसान होगी। आपको पहले से पता है मैंने एक्सपर्ट को एंगेज करना है कि नहीं, पहले से पता है कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करना है कि नहीं, तो आप बजाय ये कि जब ऑडिट के दौरान में इनकी जरूरत पड़े और आप बंदे ढूंढते फिरे, पहले से ही डिसाइड कर लें कि एक्सपर्ट यूज होगा, किसको लेके जाना है, पहले से वर्किंग हो रही हो, ठीक है। फिर इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। अगर आपने प्लानिंग की होगी ना, प्लान करके चलेंगे, प्लानिंग में एक चीज होती है रिस्क असेसमेंट, तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनमें रिस्क ज्यादा है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उन एरियाज को आप फोकस भी करेंगे। प्लानिंग में एक बड़ा डिसीजन होता है, आप देखेंगे ऑडिट स्ट्रेटजी में हम करते हैं ये एक बड़ा डिसीजन, क्या हमें अपने ऑडिट प्रोसीजर सारे ईयर एंड के बाद परफॉर्म करने चाहिए या कि कुछ प्रोसीजर ईयर एंड से पहले और कुछ ईयर एंड के बाद करने चाहिए। यानी अगर ऑडिट की लैंग्वेज में बात करूं तो डिसीजन ये लिखा होता है, क्या हमें इंटरिम ऑडिट परफॉर्म करना है कि नहीं। इंटरिम ऑडिट हम बोली हुई ना क्लास में, बताइए क्या क्या अप्रोच बेहतर है। इजाजत दोनों की है, लेकिन बेहतर है अगर मुमकिन हो सके इंटरिम ऑडिट कीजिए, ताकि आपको ईयर एंड से पहले ही मसले मसाइल जो भी सामने हैं वो पता चल जाए, अब बाद में बेहतर प्लानिंग कर सके, बजाय ये कि बाद में ही सारी चीजें आप कवर कर रहे हो। तो क्या अगर आप ऑडिट प्लानिंग में ये डिसाइड करते हैं कि इंटरिम ऑडिट करना है, क्या आपको पहले से प्रॉब्लम्स पता चल जाएंगी, आप इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे, बल्कि आपकी प्लानिंग भी बेहतर हो जाती है। ह्यूमन सोर्स प्लानिंग, आपको पता होता है कि ये असल में प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी तो आपको इस चीज का एहसास नहीं होगा, लेकिन C5 लेवल पे जाएंगे तब एहसास होगा कि जिन महीनों में आपके C5 के पेपर है ना, उन्हीं महीनों में क्लाइंट का नॉर्मली ईयर एंड भी होता है, जून में और दिसंबर में। तो प्लानिंग करना इस वक्त बहुत है, क्योंकि मैनेजर को या पार्टनर को पता है कि टीम ने पेपर देने के लिए सीनियर ने चले जाना है, और सीनियर ने चले जाना इसका मतलब यही होता है टीम कोई नहीं काम करने लगी, वो बस सीनियर के आने का इंतजार ही करते हैं उसके बाद। तो पहले से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अच्छा ये 2 सीनियर हैं, एक सीनियर ये इन्होंने चले जाना पेपर देने के लिए, तो हम ऐसा करते हैं कुछ प्रोसीजर उससे पहले परफॉर्म करेंगे। इस अरसे में जो 20-25 छुट्टियां होंगी, इनमें हम टीम को ऐसी एक्टिविटीज देंगे जो सीनियर के बगैर परफॉर्म की जा सकती है, ताकि टाइम ज़ाया ना हो, और फिर हम बाद में ईयर एंड के बाद एक्सटेंड बढ़ा देंगे। तो इस तरह की प्लान, ये चीजें सारी प्लान, वरना क्या होगा, आप प्लान करके बैठे होंगे आज रिव्यू करना है, और सीनियर आगे कहेगा सर जी मेरी तो पेपर है, छुट्टियां दे दीजिए, तो वो नहीं ना। क्या इस तरह के मसले मसाइल की पहले से प्लानिंग कर लेना जरूरी है? बिल्कुल, प्लानिंग करेंगे तो इन मसाइल को हैंडल कर लेंगे, वरना सर पे प्रॉब्लम आएगी, फिर सोच रहे होंगे अब क्या करना। सिलेक्शन एंड असाइनमेंट ऑफ टीम, किस टीम को सेलेक्ट कर, कितने लोग होने चाहिए, कौन से ज्यादा एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंट की जरूरत है। आपको पता है ना, रिस्क और थ्रेट को सामने रख के हम डिसाइड करते हैं कि हमारी टीम की कंपोजिशन क्या हो। तो रिस्क असेसमेंट की होगी, थ्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन होगी, तो क्या आप असाइनमेंट ऑफ टीम भी बेहतर तरीके से नहीं कर सकेंगे, किन लोगों को लेके जाए। फिर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। डायरेक्शन मतलब बताना, इनका मतलब आपको बताया था डायरेक्शन सुपरव्यू। डायरेक्शन का मतलब होता है पहले से बताना टीम ने क्या करना है। सुपरविजन का मतलब होता है काम हो रहा हो तो साथ साथ सुपरवाइज करना। डायरेक्शन बिफोर, सुपरविजन ड्यूरिंग, और रिव्यू आफ्टर। क्लियर? तो आप पहले से प्लान कर लेते हैं
कि मैनेजर का रिव्यू कब कब होगा, पार्टनर का रिव्यू कब कब होगा। ये है प्लानिंग करने के फायदे। चले भाई, एक और बात मेरे जहन में आ रही है, वो फिर कल कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो लफ्ज़ रिव्यू है, ये ऑडिट में 3 बड़े कंटेक्स्ट में यूज होता है, आपने आइंदा इसका ध्यान रखना है। एक है सिंपल रिव्यू, मतलब खाली सिर्फ लफ्ज़ रिव्यू। लफ्ज़ रिव्यू का मतलब है कि किसी भी जूनियर का काम कोई सीनियर चेक करेगा। फर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि ऐसा नहीं होता कि किसी भी बंदे ने काम कर लिया ना तो वो फाइनल कर दिया जाता है। हर बंदे का काम कम अज कम 1 सेकंड पर्सन जरूर रीचेक करता है कि क्या ये ISS के मुताबिक, हमारे प्लान के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं कि नहीं। एक जैसे जूनियर है, इसके काम को रिव्यू करेगा सेमी सीनियर, सेमी सीनियर के काम को और जूनियर के काम को रिव्यू करेगा सीनियर, और फिर जूनियर के काम को, सेमी सीनियर के काम को और सीनियर के काम को रिव्यू करेगा मैनेजर। अब मैनेजर भी बाज़ औक़ात एक मैनेजर होता है, एक सीनियर मैनेजर भी होता है, तो सीनियर मैनेजर भी रिव्यू करता है। और फिर जूनियर के काम को सेमी सीनियर, सीनियर और मैनेजर के काम को रिव्यू करेगा पार्टनर। एंगेजमेंट, तो रिव्यू का मतलब है विद इन द एंगेजमेंट टीम सीनियर पर्सन जूनियर के काम को रीचेक करे, यह है सिंपल रिव्यू। एक होता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, या उसे इंडिपेंडेंट रिव्यू भी बाज़ औक़ात कहते हैं। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है कि पूरी इंगेजमेंट के काम को, अब देखें पार्टनर के काम का भी तो रिव्यू होना है, पूरी इंगेजमेंट टीम के काम को एक इंडिपेंडेंट पर्सन चेक करे कि ये काम ठीक हुआ है कि नहीं, इसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू याद रखिए, अब एडिशनल पॉइंट बता, 2 तरह के होते हैं। एक वो जो ICAP करता है, एक वो जो फर्म विद इन द फर्म होता है। विद इन द फर्म है लेकिन दूसरी टीम करती है, ये बात समझ आ रही है। विद इन द फर्म, लेकिन जैसे अगर मैंने अपने काम का रिव्यू करवाना है तो एक होता है इंटर्न के मैंने सही प्लान किया है कि नहीं, काम किया है कि नहीं। एक है इंटरनल, एक है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। क्या है कि मैं इस कॉलेज के अंदर ही कोई दूसरा टीचर है उसको चेक करा रहा हूं, सर ये देखने इसमें कोई ब्लंडर तो नहीं है। और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या है, कॉलेज से बाहर, जैसे ICAP आके चेक करे सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो इंटरनल है और एक एक्सटर्नल। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू 2 तरह के होते हैं। हमारे सिलेबस में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू शामिल है, लेकिन ये है इंटरनल। एक्सटर्नल आप CFAP लेवल पे सीखेंगे। ये इसका चैप्टर ढूंढ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा चैप्टर है जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू से डील करता है। 23। इसमें हम यही सीखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। चैप्टर 23 में हमने क्या सीखना है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किसको करना चाहिए और कैसे। ये पता चल गया आपको क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता क्या है। चलिए, तो 2 टर्म्स मैंने समझाई, एक रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, दोनों में फर्क है, क्लियर। तीसरी टर्म रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू एंगेजमेंट एक टाइप ऑफ एंगेजमेंट ही डिफरेंट है, इसमें लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। हालांकि रिव्यू एंगेजमेंट में भी रिव्यू होता है और रिव्यू एंगेजमेंट में भी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म में फर्क समझ आ गया आपको। अब आइंदा आपको बताने के बजाय आइंदा आपने एहतियात से इन टर्म्स को यूज करना है। अगर किसी जगह रिव्यू आना था, आपने रिव्यू एंगेजमेंट लिख दिया या रिव्यू एंगेजमेंट क्वालिटी कर, तो आपका वो पॉइंट गलत हो जाएगा, ठीक है जी। ज्यादातर वैसे टर्म पूरे ऑडिट में हम कौन सी यूज करते हैं, ज्यादातर वो रिव्यू वाले, ठीक है। एक चैप्टर आएगा उसमें रिव्यू एंगेजमेंट के टर्म यूज करेंगे, वो चैप्टर कौन सा भला, देखा फिर वही गलती की। 22, 23 है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और 22 है रिव्यू एंगेजमेंट। यही तो फर्क बताने थे आपको, यही तो फर्क, ठीक है। तो कोई नहीं, सीखते हुए ऐसे हो जाता है। देखिए, क्लास में गलती करना हमेशा बेहतर है एग्जाम में गलती। तो कोशिश करें क्लास में या टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा गलतियां करें, क्यों, जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे उतना ज्यादा लर्निंग होगी कि आइंदा ये गलती नहीं करनी, ठीक है जी। रिव्यू एंगेजमेंट में लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, बिल्कुल ऐसे ही भाई। अच्छा, क्या हमारे पास इस बात का कोई सबूत होगा कि हमने प्लानिंग की है। ICAP, अब सुनिए, ICAP एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने आ गया, या कोई हमारा इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने आ गया। उसने आते ही पहला सवाल पूछा, उसने कहा प्रोसीजर बाद में चेक करूंगा, प्लानिंग की थी, हम कहेंगे की थी, कहेगा साबित करो। हमारे पास क्या एविडेंस होगा, डॉक्यूमेंट्स। हम कहेंगे ये सर ये ऑडिट स्ट्रेटजी है, ऑडिट स्ट्रेटजी है, और ये ऑडिट प्लान, दोनों तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, वो देख लेगा। क्या ये स्ट्रेटजी और प्लान रिवाइज हो सकता है, जैसे आपका हर रोज रिवाइज होता है ना, नहीं हर रोज नहीं, हर हफ्ते। बाकी कितने दिन आ गए हैं, बाकी कितने दिन आ गए हैं,
100 दिन रह गए हैं, 100 दिन में 20 चैप्टर करने हैं प्लानिंग की। फिर इसके बाद क्या 90 दिन रह गए, 90 दिन में 19 चैप्टर करने हैं प्लानिंग रिवाइज रिवीजन इसी चीज का नाम है। फिर 50 दिन में 16 चैप्टर, फिर 30 दिन में 12 चैप्टर, ठीक है। और साथ साथ दूसरों से पूछते भी है सीनियर से, क्या 30 दिन में 12 चैप्टर हो सकते हैं? हो सकते हैं। हाँ तो रिवीजन हो बिल्कुल, तो रिवीजन हो भाई, ऑडिट प्लान या ऑडिट स्ट्रेटजी रिवाइज हो सकती है ना। अच्छा मुझे बताइए, क्या हमें उस रिवीजन को भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। ये हैं जी हमारे ऑडिट प्लानिंग। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम कल के लेक्चर में करेंगे जी। कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए। 1 मिनट है, हाइब्रिड में से क्वेश्चन है, हाइब्रिड क्लास में जी, पूछिए मेरे भाई जी, क्वेश्चन पूछिए मेरे भाई। आइडेंटिफाई, भाई 1 मिनट है, अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ। हमने ये पढ़ा है फायदा क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम। इसका मतलब पूछ रहे हैं मेरे भाई? हाँ शाबाश, उन्होंने कहा सर आपने यहाँ पे बात की कि प्लानिंग करेंगे तो हमें जो पोटेंशियल प्रॉब्लम यानी रिस्क हो रहा है पहले से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, हम उनको बेहतर तरीके से फोकस कर सकेंगे कि किन एरियाज के ऊपर फोकस करना है। तो प्लानिंग स्टेज पे क्या रिस्क असेसमेंट हो सकती है? इसका जवाब है रिस्क असेसमेंट हो सकती है। याद रखिए, अगर आपके सामने किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे एनुअल ना भी हो, बजटेड भी हो, चाहे पूरे 12 महीनों की ना हो, 8 महीनों की भी हो, आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। सिर्फ भाई अगर आपने पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट इस साल की इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर किया, पता चला पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कम है, रिस्क हो गया कि नहीं? ये आपको क्लाइंट सबसे पहला काम ही क्लाइंट जो करता है ना इंगेजमेंट लेटर के बाद, वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी देता है। बजटेड हो, कंप्लीट हो तो एनुअल, वरना बजटेड या जितनी भी इंटरम होती है। पिछले तो हम सेल्स कम है तो रिस्क है, इन्वेंट्री नहीं बिक रही, एनआरवी भी आएगी। डेटर्स पिछले साल की निस्बत ज्यादा है, रिस्क है। कलेक्शन नहीं हो रही, प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो हम याद रखें प्लानिंग स्टेज पे भी रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने होंगी उसके जरिए से, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिस्क असेसमेंट करवाना ये मैंने सिखाना है आपको, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। गैस कीजिए ये रिस्क असेसमेंट किस चैप्टर में सीखेंगे हम? किस चैप्टर में सीखेंगे? चैप्टर 11 में, चैप्टर 11 में, ठीक है जी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।